बच्चों, आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, यानी हम व्यंजन संधि के नियम पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में हमने 4 नियम कंप्लीट कर लिए थे। अब जो है हम व्यंजन संधि का 5वां नियम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के नियम जो है उनको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और व्यंजन संधि के नियमों के द्वारा हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका 5वां नियम देखो कि तय या दय के उपरांत क्षय हो तो, कि तय या दय के उपरांत क्षय हो तो तय या दय के स्थान पर चय तथा क्षय के स्थान पर क्षय हो जाता है। यानी प्लस से पहले तय या दय हो तथा उसके बाद क्षय हो, उसके बाद क्या हो, क्षय हो। तो तय या दय के स्थान पर तो क्या हो जाता है, चय हो जाता है और क्षय के स्थान पर क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। इस प्रकार से इसमें रूप परिवर्तन होता है। तो ये नियम आप अच्छे तरीके से याद कर लें कि तय या दय के बाद यदि क्षय हो तो तय या दय किस में बदल जाता है, चय में बदल जाता है और क्षय जो है वो क्षय में बदल जाता है। अब व्यंजन संधि के 5वें नियम के उदाहरण हम देख सकते हैं। तो इसमें देखो पहला उदाहरण क्या है, उत प्लस शिष्ट। व्यंजन संधि के 5वें नियम का पहला उदाहरण है उत प्लस शिष्ट। उत प्लस शिष्ट तो क्या था नियम कि प्लस से पहले अगर तय या दय आए, प्लस से पहले तय या दय आए तो वो किस में बदल जाता है, चय में बदल जाता है और क्षय जो है वो किस में बदल जाता है, क्षय में बदल जाता है। तो ये इस प्रकार से शब्द बन जाएगा उच्छिष्ट। क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट शब्द बन जाएगा। फिर एक उदाहरण है उत प्लस श्रृंखला। एक उदाहरण है उत प्लस श्रृंखला। इसको देखिए, यहाँ तय या दय है तो तय का क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा और क्षय का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, उच्छृंखल। शब्द क्या बनेगा, उच्छृंखल। फिर देखो एक शब्द है अनु प्लस छेद। अनु प्लस छेद, एक संधि विच्छेद है अनु प्लस छेद। एक उदाहरण देखो इसका, मृत प्लस शक्तिकम। मृत प्लस शक्तिकम। तो इसको हम तय को किसमें बदल देंगे, चय में बदल देंगे और क्षय को क्षय में बदल देंगे। तो शब्द बन जाएगा मृच्छकटिकम। ये इस प्रकार से इसकी संधि हो जाएगी। तो ये हो गया अपना व्यंजन संधि का 5वां नियम और उसके उदाहरण। अब व्यंजन संधि का 6वां नियम है कि नियम
नियम नंबर 6 देखो, नियम 6। तो देखो इसमें यदि मैं के आगे कै से मैं तक कोई वर्ण आए, कै से मैं तक कोई वर्ण आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार तथा बाद के वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। कि यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई वर्ण आए, कैसे मैं तक कोई वर्ण आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार तथा बाद के वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। बाद के वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी किसी भी वर्ग का कै से लेके मैं तक किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वो अनुस्वार ही होता है और पांचवा वर्ण हो जाता है। तो देखिए यहाँ मैं है प्लस से पहले और प्लस के बाद कैसे मैं तक कोई वर्ण आए तो अपने से किस में बदल जाता है, पांचवें वर्ण अनुस्वार या पांचवा वर्ण, अनुस्वार या पांचवा वर्ण। ये इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। ये व्यंजन संधि का छठा नियम है। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण है सम प्लस कल्प। अब ये देखो यहाँ पर मैं आया है और यहाँ क्या है कै, यानी प्लस से पहले मैं हो और प्लस के बाद कै से मैं तक कोई भी वर्ण आए तो ये जो मैं है ये किस में बदल जाता है, अनुस्वार में या अपने से पांचवें वर्ण में, बाद के वर्ण का पांचवा हो जाता है। यानी या तो इसका अनुस्वार हो जाता है या इसका पांचवा वर्ण बदल जाता है। किस प्रकार से, इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं हम और दूसरा इस प्रकार से सन कै का पांचवा वर्ण क्या होगा, ड़ै, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही संधियां सही हैं। फिर देखो एक है किम प्लस चित, दूसरा उदाहरण है किम प्लस चित, किम प्लस चित। तो मैं जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा तो ये किंचित बन जाएगा। अगर हम इसके आधार पर करें यानी च का पंचम वर्ण लिखें तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार
तो इसको देखो, एक तो हम इसको अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं और एक इसको पंचम वर्ण के रूप में लिख सकते हैं। फिर अगला है सम प्लस दे है। अगला क्या है? सम प्लस दे है। तो क्या बनेगा? ये इस प्रकार से संदेह है और दे का पंचम वर्ण क्या होगा? न होगा। फिर अगला उदाहरण देखो, लास्ट उदाहरण है सम प्लस बंध। सम प्लस बंध, एक तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं और एक हम इसको बै का पांचवें वर्ण यानी बै के पांचवें वर्ण के रूप में लिख सकते हैं। बै का पांचवा वर्ण क्या होगा? ये मैं होगा। तो ये शब्द बन जाएगा संबंध। तो ये जो है वो व्यंजन संधि का छठा नियम आपका पूरा हुआ और इसके साथ ही हम व्यंजन संधि पूरी कर चुके हैं। और व्यंजन संधि का छठा जो नियम है उसको हम दो तरीके से कर रहे थे। एक तो मैं को अनुस्वार के रूप में लिखकर और दूसरा बाद का जो वर्ण है यानी प्लस के बाद जो वर्ण आ रहे हैं कैसे मैं तक उनका पंचम वर्ण लिखकर हम उसकी संधि कर सकते हैं। तो अगर हम इसको किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हमारे क्या हैं? सही है। और अब हम जो है आगे कौन सी संधि पढ़ेंगे? तीसरी संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। तीसरी संधि क्या है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम विसर्ग संधि के नियम पढ़ेंगे। तो ये अपनी तीसरी संधि है। कौन सी संधि है? तीसरी संधि विसर्ग संधि। ये है तीसरी संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? कि विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर आए या व्यंजन आए तो उनके मेल से जो उत्पन्न विकार होता है यानी उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हमें विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। यह है विसर्ग संधि की परिभाषा। यानी जहां संधि के लिए प्रस्तुत प्रथम शब्द के अंत में जहां संधि के लिए
संधि के लिए प्रस्तुत प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो, अंत में विसर्ग हो, प्रस्तुत प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन वर्ण हो, तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो, प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो वहां विसर्ग संधि होती है, वहां विसर्ग संधि होती है। यानी जहां संधि के लिए क्या होगा कि जहां संधि के लिए प्रस्तुत प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो तथा अंतिम शब्द के यानी दूसरे शब्द के अंत में प्लस के बाद जो भी शब्द आएगा उसके अंत में, उसके प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो, प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो वहां कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। एक बार फिर से देखो इसको कि जहां संधि के लिए प्रस्तुत प्रथम शब्द के अंत में क्या हो? विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो? स्वर या व्यंजन हो तो वहां विसर्ग संधि होती है। किस प्रकार से? देखो एक शब्द है उदाहरण, देखो एक, जिस प्रकार से ये शब्द है मनः प्लस योग, मनः प्लस योग। अब इसमें देखो कि पहले शब्द के अंत में तो क्या आया है? विसर्ग आया है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आया है? स्वर या व्यंजन में से यानी व्यंजन आया है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो इसमें विसर्ग जो है, विसर्ग में परिवर्तन होता है तो शब्द क्या बन जाता है? मनोयोग। यानी ये विसर्ग जो है इसकी जगह है स्वर या व्यंजन आता है और इसमें परिवर्तन होता है। एक उदाहरण देखो, दू है प्लस कर, सेम वही नियम है इसमें भी कि यहाँ पहले शब्द के अंत में तो क्या है? विसर्ग है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है? स्वर या व्यंजन है। तो इसमें स्वर का, इसका विसर्ग का क्या हो जाएगा? शय बन जाएगा और शब्द बनेगा दुष्कर। इस प्रकार से हम विसर्ग संधि कर सकते हैं। विसर्ग संधि के नियम हम जो है अगली क्लास में करेंगे। और इसका एक उदाहरण और देखो, मनः प्लस जय, इसमें विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा और शब्द बनेगा मनोज। ठीक इसी तरह से एक शब्द और देखिए, सरह प्लस जय, सरह प्लस जय, इसमें भी विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा और शब्द बनेगा सरोज। ये उदाहरण जो है विसर्ग संधि के हैं और विसर्ग संधि के नियम जो है हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए आप इतना ही याद कर लीजिए इसको।
होमवर्क में कर लीजिए। ओके।